नमस्कार, मनीगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आम बजट पेश होने में अब बस कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में आम आदमी अपनी विश लिस्ट लेकर तैयार है। टैक्स को लेकर निवेश के मोर्चे पर आम आदमी इस बार बजट से राहत की दरकार कर रहा है। तो मनीगुरु में आज हम करेंगे कुछ ऐसी ही खास उम्मीदों की चर्चा जो कि आम आदमी लगाए बैठा है इस बजट से। तो क्या है ये उम्मीदें, क्या ये उम्मीदें बजट से पूरी होंगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी हैं। प्रवीण, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। बजट डेफिनेटली इस पर तो चर्चा बनती ही है क्योंकि बहुत ही कम समय बाकी है। कह सकते हैं कि काउंटडाउन बजट का शुरू हो चुका है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। वो है T+2 सेटलमेंट पर, जो कि म्यूचुअल फंड में लागू हो गया है। इसलिए सबसे पहले T+2 म्यूचुअल फंड में T+2 के मायने क्या है, मैं सबसे पहले आपसे इस पर चर्चा करना चाहती हूं। और ये जब T+2 सेटलमेंट की बात हो रही है तो इसके फायदे क्या है, एक इन्वेस्टर जो एक आम निवेशक है वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकता है। सबसे पहले ये जो डिसीजन है T+2 सेटलमेंट का, वो क्या है प्रवीण, सबसे पहले आपसे ही समझेंगे। जी। नमस्कार स्वाति। बिल्कुल बजट के एक्साइटमेंट के बीच में एक और ये बहुत अच्छी पहल है जो है T+2 सेटलमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो आपका पैसा रिडेम्पशन ट्रिगर करने के कितने टाइम बाद आपके पास आ जाएगा ये डिसाइड करता है। पहले इंडिया में हम स्टॉक मार्केट्स को पिक करते हैं। 2003 तक अगर आज आपने अपने शेयर्स बेचे तो सेटलमेंट का वक्त था T+3 एंड 2003 अप्रैल से ये रिड्यूस होके T+2 पे आया। जब स्टॉक्स में T+2 चलता है तो म्यूचुअल फंड्स उससे एक और दिन ज्यादा लेते हैं और म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी फंड्स का जो हमारा पैसा था वो अभी तक से हमें 3 दिन के बाद मिल रहा था, यानी कि T+3 पे। सेबी ने 2021 सितंबर में स्वाति एक अपना निर्णय लिया था कि हम T+1 सेटलमेंट की तरफ जाएंगे जहां तक स्टॉक्स कंसर्न है, और इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस साल 27 जनवरी से स्टॉक मार्केट्स में T+1 सेटलमेंट पूरी तरह लागू हो गई है। एंड उसके चलते 1 फरवरी से म्यूचुअल फंड्स उससे एक दिन ज्यादा यानी कि T+2 सेटलमेंट में अब अपना जो रिडेम्पशंस है उनको प्रोसेस करेंगे। एंड एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्वाति इसको देखा जाए तो इसका आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी लिक्विडिटी आपके पास जल्दी आ जाएगी। अगर आज मैंने अपनी किसी इक्विटी स्कीम का ट्रिगर किया है पैसा तो उसका पैसा मेरे पास 2 दिन बाद आ जाएगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नजर से अगर हम देखें तो ज्यादातर आपकी जो एग्जिट्स होती हैं मार्केट से वो प्लान्ड होती हैं, वो इतनी हैपहैजर्ड नहीं होती हैं कि शायद एक दिन से फर्क पड़े। बट आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग को ले लीजिए, उन इन्वेस्टर्स को ले लीजिए जिनको पैसा अचानक से निकालना पड़ रहा है, तो अगर उनका पैसा उनके पास जल्दी आता है, लिक्विडिटी की एनहांसमेंट है और वही पैसा वो जल्दी री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जैसे कैटेगरी हो गई हमारी आर्बिट्राज फंड्स, जिसको काफी HNIs, कॉर्पोरेट्स शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए भी यूज करते हैं। स्वाति, आई थिंक इस टाइप के कैटेगरीज में इसका ज्यादा एडवांटेज होगा बिकॉज उसको हम कई बार लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स के इन ल्यू में भी यूज कर लेते हैं एंड वहां से एक यूजेबिलिटी उस टाइप की कैटेगरी की बढ़ जाए क्योंकि हमारा पैसा 2 डेज में हमारे पास वापस आ सकता है। ओके, तो ये मच नीडेड चेंज प्रवीण इन वेरी नटशेल हम मान सकते हैं निवेशकों के लिए है और आने वाले टाइम में ये एक्चुअली उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बिल्कुल स्वाति, आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि चाइना के बाद इंडिया एक मेजर इकोनॉमी है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इस टाइम पे यूरोप एंड US भी T+2 सेटलमेंट ही देते हैं स्टॉक्स की, तो आई थिंक ये एक रोबस्ट सिस्टम भी दिखाता है देश का और हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस का। एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक लिक्विडिटी एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा एक पहल है डेफिनेटली। बिल्कुल, तो T+2 सेटलमेंट म्यूचुअल फंड में 1 फरवरी से लागू होगा और क्या है इसके मायने, कैसे होगा काम और क्या निवेशकों के लिए फायदे का सौदा है, ये प्रवीण आपने समझाया। अब फोकस बजट पर लाते हैं क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है प्रवीण बजट से, क्योंकि चुनावों से पहले का फुल टर्म बजट हम देखने वाले हैं। तो हर कोई आस लगाए जरूर बैठा और सबसे ज्यादा आप और हम मिडिल क्लास में अपने आप को काउंट करते हैं।
आम आदमी कुछ खास रियायतों की मांग कर रहा है, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक ओवरऑल जो डिमांड है आम आदमी की वो जरा डिस्कस करें बजट पेश होने से पहले। सबसे पहला और सबसे मेजर आपको जो उम्मीद है इस बार की बजट से वो क्या लगती है और प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है? टैक्स के मोर्चे पर क्या ऐलान होने की संभावना है और कहां पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है प्रबलीन? जी, स्वाति बिल्कुल आई थिंक हर बजट से पहले ही हम लोग बहुत उम्मीदें लगाते हैं। थोड़ी सी निराशा भी हो जाती है बजट के बाद एज अ टैक्स पेयर। बट ऑफ कोर्स इस बार हाई एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज पूरा फुल टर्म एक प्रॉपर बजट जो है इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले अब है। एंड आई थिंक कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग ड्यू हैं और वो होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगी जो एटीसी की हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें हम 1.5 लाख तक की रियायत लेते हैं टैक्स डिडक्शन में, इसकी लास्ट जो ये लिमिट थी वो 1 लाख से 1.5 लाख की गई थी 2014-15 के बजट में। एंड स्वाति उस टाइम पे जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 240 पे था। आज की तारीख में 2022-23 के अगर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखें तो वो 331 पे ऑलरेडी है। और अगर हम 6% की एक नॉमिनल जो इन्फ्लेशन इंडिया में है उसको भी लेके चले तो 350 360 से ज्यादा भी हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकता है। एंड इस लिहाज से इसकी कैलकुलेशन की जाए तो मेरे ख्याल से एटीसी की लिमिट 2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस हैं कि करनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे टैक्स पेयर्स मेरे ख्याल से इस चीज की उम्मीद में है कि वो अपनी थोड़ी सी सेविंग्स जो है और इसी के थ्रू वो अपने ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि हो गया, पीपीएफ, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम एटीसी में ही गिनते हैं। तो मेरे ख्याल से एटीसी की एक जो लिमिट की एक्सटेंशन है आई थिंक वो एक सबसे पहली चीज है। तो एटीसी आप कह रही हैं कि एटीसी की जो लिमिट है 1.5 लाख, इनफैक्ट एक्चुअली काफी एक्सपर्ट्स से जब हमने अब ये प्री बजट शोज किए हैं प्रबलीन, सबका ये मानना है कि 1.5 लाख की लिमिट में आप कितना कुछ समेट सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने पीपीएफ का जिक्र किया यहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस का भी जो आपको प्रीमियम पर छूट मिलती है वो भी आप एटीसी के अंतर्गत ही लेते हैं, ये भी एटीसी की लिमिट में है, पीपीएफ तो है ही। इनफैक्ट मैं आपसे एक पॉइंट ये जानना चाह रही हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कई लोग लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टैक्स बचाना होता है। क्या इसको एटीसी की लिमिट से बाहर रखा जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? लोग अपना इंश्योरेंस अलग रख पाएंगे और टैक्स बचत के लिए निवेश अलग रख पाएंगे। जी, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे पास अलग ही है स्वाति। एंड जो अब हम दूसरा लाइफ अपना टर्म प्लान लेते हैं, अगर हम लाइफ कवर वो अब तक एटीसी में ही है, तो डेफिनेटली आई थिंक अगर अलग हो जाएगा तो एक थोड़ा सा पुश मिलेगा बिकॉज इंडिया में अभी भी हम अगर पेनिट्रेशन देखें इंश्योरेंस की, एक लाइफ कवर की, वो काफी कम है। तो एक इंसेंटिव की तरह कई बार काम करता है कि आपके पास एक एडिशनल स्कोप है डिडक्शन क्लेम करने का। बट डेफिनेटली जैसे आपने बोला एटीसी इस टाइम पे बहुत ही क्लटर्ड है क्योंकि आप नॉट ओनली बहुत सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को सरकार ने इसके बीच में डाला है, बहुत सारी स्पेंडिंग्स को भी हमने इसके बीच में डाला है। जैसे आप बच्चों की ट्यूशन फी हो गई, आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, वो सारा कुछ एटीसी में ही है। तो मेरे ख्याल से क्लटर बहुत ज्यादा है, इसको भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली आई थिंक इंश्योरेंस को सेपरेट आउट किया जा सकता है टू इंसेंटिवाइज कि आप अपने लाइफ कवर को ले। मेरे ख्याल से जिस चीज की एक अहमियत कोविड के बाद बहुत लोगों ने समझी है और जागरूकता बढ़ी है उस चीज की तरफ। ये तो हमने पर्सनल टैक्स फ्रंट के मोर्चे पर कुछ रियायतें जिसकी उम्मीद लगा रहे हैं उस पर चर्चा की प्रबलीन। कैपिटल गेन्स पर भी एक्सपेक्टेशंस काफी है। इनफैक्ट जो एक डिस्पैरिटी है लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी में, उसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एक पैरिटी आनी चाहिए। निवेशक कह रहे हैं कि जो कैपिटल गेन टैक्स के अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग नियम हैं उनको एक समान कर दिया जाए, उस पर एक समान रूप से टैक्स लगे। इस मोर्चे पर आपको क्या रियायत की दरकार रखती है कि कैपिटल टैक्स मोर्चे पर अलग अलग एसेट पर किस तरीके से पैरिटी आनी चाहिए और आपकी नजर में और क्या बदलाव की जरूरत है अभी? पैरिटी अगर लाएंगे स्वाति, मेरे ख्याल से वो एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी लाता है साथ में और एक सेम ट्रीटमेंट है आपके डिफरेंट एसेट क्लासेस की। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर की जाए। उसके साथ साथ इस टाइम पे अगर हम देखें एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं।
जहां पे 2018-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया गया था। स्वाति, इसको मैं थोड़ा टच अपॉन करना चाहूंगी। 2004 में श्री पी चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और अपनी जो बजट की स्पीच थी उसमें उन्होंने बोला कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को अब हटा रहे हैं और हम एसटीटी लगाएंगे जो आपकी हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा। एंड उस टाइम पे उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% पे स्टैंडर्डाइज कर दिया था। एंड उनकी बजट स्पीच में से मैं एक लाइन कोट करूंगी जो थी, माई कैलकुलेशन शोज that the new tax regime will be a win-win situation for all concerned। यानी कि उनका मानना था कि अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लाया जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने से तो भी फायदा ही रहेगा गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शंस में। उसके काफी साल बाद 2018-19 में रीइंट्रोड्यूस हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि अब जो भी हमारा प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर का रहता है स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी के होते हैं, वहां हम उस पर 10% का टैक्स देते हैं, और शॉर्ट टर्म अब 15% पे है, 10 से बढ़ाकर 15 पे है। यहाँ पे स्वाति इंट्रोड्यूस तो हो गया, री इंट्रोड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, पर एसटीटी हटा नहीं। तो एक तरीके से आप देखिए तो हम दो तरफ से साइमल्टेनियसली टैक्स हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस इशू को भी एड्रेस करने की एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इन्वेस्टर अपना ऑलरेडी टैक्स्ड पैसा ही मार्केट्स में लगा रहा है एक क्लीन और एक ट्रांसपेरेंट जरिए के थ्रू अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली आई थिंक इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको काफी समय से, जिस पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी मांग कर रही है, और प्रबलीन, जो लोग हैं जिनको एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है अभी भी जो बीमा का दायरा है उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए भारत में। कोविड के बाद डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ी जरूर है, पर जीएसटी जो लगता है इंश्योरेंस पर, लाइफ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, 18% लोग काफी मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा है ये। इसमें कटौती की गुंजाइश है? आइडियली होनी चाहिए स्वाति, बिकॉज इसको मैं एक तरीके का असेंशियल मानूंगी। अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में चाहते हैं कि लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को खुद आप प्रीमियम्स पे करें, आप अपने आप को कवर करें, बिकॉज अभी भी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो उतना रोबस्ट नहीं है जहाँ पे द गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ एवरीबडी। तो आई थिंक यहाँ पे 18% तो बहुत सारे लग्जूरियस आइटम्स पे चार्ज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे 18% डेफिनेटली ज्यादा है, और ये हर साल इन्वेस्टर्स को अपने प्रीमियम्स तो भरने ही होते हैं। बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं जो प्रीमियम्स भर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल चाहे आप इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे जीएसटी को हाई रखिए, आई थिंक आप तो भी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पर जहां तक मुझे लगता है कि अपने लाइफ कवर को और हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, वहां पे डेफिनेटली जीएसटी को रिड्यूस करना चाहिए। हेल्थ कवर में आप कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ओवरऑल इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक लेवल पे लाने की जरूरत है, जहां पे आप चाहते हैं कि लोग कम से कम इस चीज से डिस्करेज ना हो, अगर बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं भी हो रहे हैं। प्रबलीन, आपसे मैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर लेना चाहती हूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बजट में जरूर आता है, उनको तोहफे जरूर मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या खास रियायत की एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से है सीनियर सिटीजन्स के लिए? वेरी क्विकली। हाँ जी स्वाति, हम लोग बहुत सीनियर सिटीजन्स की जब एक लमसम होता है, उसको इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उससे पैसा एक मंथली अर्न करने के लिए, तो मैंने देखा है कि बहुत टुकड़ों में पैसे को लगाना पड़ता है। मुझे लगता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी स्कीमों में अगर आपने 15 लाख लगाए तो आप अगर हम डिवाइड करें 8% पे महीने का सिर्फ 10,000 का पा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर लिमिट्स को बढ़ाने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को मौका दीजिए जो सीनियर सिटीजन है कि वो अपना घर का खर्च कम से कम एक स्कीम में लगा के चला सके। तो मेरे ख्याल से इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहिए, आरबीआई बॉन्ड्स की तरह, या फिर बिना लिमिट के रखना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से कुछ रियायत टैक्स रेट्स में अलग से पेंशनर्स के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। कोविड में जब इंटरेस्ट रेट्स गिरे थे, हमने देखा बहुत लोगों ने इसमें सफर किया है। एब्सोल्युटली। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ राहत की इस बार दरकार बजट 2023 में, जिस पर हमने चर्चा की आपसे प्रबलीन। बस अब कुछ समय का वक्त और बाकी, उसके बाद हम सबके सामने
पिटारा खुल जाएगा कि इस बार बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रवीण आपका करेंगे धन्यवाद। मनी गुरु के इस खास सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक होल्डिंग की एबीसीडी, मतलब स्टॉक होल्डिंग के बारे में सब कुछ। स्टॉक होल्डिंग की जो ई सर्विसेज हैं वो कैसे काम करती है, कैसे इससे तमाम लोगों को फायदा होता है, ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो आप वाकई में जानना और समझना चाह रहे होंगे। और इन बारीकियों को समझाने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मिस्टर अमित दस्सी, वीपी रिटेल एंड कॉर्पोरेट हेड स्टॉक होल्डिंग। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मनी गुरु में शामिल होने के लिए। और स्टॉक होल्डिंग के बारे में वाकई आपसे एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हमारी होगी। सबसे पहले यही समझना चाहते हैं, स्टॉक होल्डिंग हमने जैसा बताया अभी शुरुआत में, स्टॉक होल्डिंग की एबीसीडी हम तब कहते हैं कि जब हमें सारी डिटेल समझनी होती है किसी इशू के बारे में। तो प्लीज समझाइए स्टॉक होल्डिंग क्या है। Thanks Swati for having me on the show and namaskar to all the viewers of Zee Business. Stock Holding Corporation was incorporated in 1986 में इसको incorporate किया गया था by the then Development of Financial Institutions and Insurance Majors. And it is a highly diversified company. We have two major verticals. One is related to the capital market and distribution of various assets classes. और दूसरा है related to e-service और e-governance solutions which we provide to various state governments. Now, आपके कुछ जो viewers हैं उनको पता होगा जो कैपिटल मार्केट में बहुत दिनों से हैं, और बाकी viewers को भी, कि स्टॉक होल्डिंग वाज द फर्स्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड द फर्स्ट कस्टोडियन ऑफ द कंट्री. सो हमारी एसोसिएशन विद कैपिटल मार्केट्स बहुत पुरानी है. नाउ वी आर ऑफरिंग नॉट ओनली catering to the retail but to the institutions as a custodian. Now coming to the e-services part of it. E-services, पहले हमें जानना है कि e-services क्या होती है और क्यों है. स्वाति, आपको पता होगा कि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं. वेदर इट इज़ फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन होता है एक स्टैम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है. या आपने देखा होगा कभी आपने बैंक में लॉकर लेना होता तो आपको एक एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन करना होता, तो उसके लिए एक स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है. सेम थिंग, कोई एफिडेविट भरता है, जैसे कभी कास्ट सर्टिफिकेट निकालनी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालनी हो, या फिर कहीं नाम चेंज कराना हो या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो यू नीड a stamp paper for that. Now what was happening, almost each and every person in the country one day or other day requires stamp paper. और stamp paper जो है distribution state subject है. बिल्कुल. और you will be surprised to know the collection of stamp duty is almost 1,50,000 crores across India, across various states. Now इस business में सारे investors हो चाहे citizens of this country हो, they need stamp papers. And at the same time, ये हर स्टेट का एक टॉप 3 रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, और बट इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. लेकिन इस स्टैम्प पेपर को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो क्या क्या चैलेंज आता था कि व्हाई ई स्टैंपिंग केम एंड व्हाई ई सर्विस सॉल्यूशंस वर ब्रॉट. सो बेनिफिट कैसे किया ई स्टैंपिंग और ई सर्विसेज ने? सबसे पहले जो चैलेंज आता था हमें कि जो फिजिकल मोड में स्टैम्प पेपर्स थे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वेरी लिमिटेड पॉइंट्स. सो अगर आपको स्टैम्प पेपर चाहिए था तो कुछ ट्रेजरीज, स्टेट ट्रेजरीज या कुछ वेरी लिमिटेड वेंडर्स के पास में मिलते थे. तो देयर वाज अ चैलेंज. सेकंड, जब आपको स्टैम्प पेपर आता था तो आपको पता नहीं था कि वेदर इट्स अ जेन्युइन और फेक. ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर वाज नॉट क्लियर. तो इट वाज अ चैलेंज. आपने सुना होगा इनफेमस तेलगी स्कैम के बारे में, वेयर लॉट ऑफ फेक स्टैम्प पेपर्स वर सोल्ड. तीसरा, डिनोमिनेशन की प्रॉब्लम थी इसमें. अब आपने स्टैम्प पेपर ले लिया, अब आपको 1,005 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए या 120 रुपीज़ का, तो आपको 200 का ही लेना पड़ता, बिकॉज एग्जैक्ट डिनोमिनेशन में स्टैम्प पेपर नहीं मिलता था. राइट. देन फोर्थ प्रॉब्लम वाज, सपोज आपके पास स्टैम्प पेपर और मिसप्लेस हो गया. ये इट वाज लाइक ए करेंसी नोट. एक बार मिसप्लेस हो गया तो यू कैन नॉट रिट्रीव इट, यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट. तो इट वाज अ परमानेंट लॉस. सो देयर वाज नो रिकॉर्ड कीपिंग. एट द सेम टाइम स्टेट्स हैड द प्रॉब्लम दैट उनका रिकन्सिलेशंस, कितने स्टैम्प पेपर उन लोगों ने बेचे और कितना रेवेन्यू राज्य को आ गया, स्टेट को आ गया, उनके पास कोई रिकन्सिलेशन मैकेनिज्म इसमें नहीं था. तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि लेट अस हैव अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी व्हिच स्टॉक होल्डिंग वाज अपॉइंटेड एज सेंट्रल रिकॉर्ड आफ्टर ड्यू प्रोसेस टू सेट अप कंप्यूटराइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन इन द कंट्री, बट दैट इज सीडैस. अब इससे क्या हो गया,
हर ट्रांजैक्शन, हर ई स्टैम्प का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया विद द ऑडिट ट्रेल। सबसे पहले इसका जो फायदा हुआ, नंबर 1 अवेलेबिलिटी। पहले ये लिमिटेड जगहों से मिलता था, अब ये 25,000 टच पॉइंट्स है अक्रॉस कंट्री। नॉट ओनली 25,000 टच पॉइंट्स, दे आर थ्रो present in small towns, small tier 3 cities, tier 2, everywhere they are present. Second important thing is not only physical stamp, but there are one can download also stamp papers. Some states, because it's being a state subject, कुछ states ने इसमें permission दे दिया है after discussing that they allow. So आपको अगर स्वाति जी सुबह बैंक में लॉकर का अकाउंट खोलना है या लॉकर चाहिए आपको, तो आपको स्टैम्प पेपर चाहिए, आप घर बैठे एक स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं, बटन यू कैन गो एंड take the printout and go to bank and have your locker with the bank. Number 2. Number 3, record keeping. सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती थी रिकंसिलिएशन की आती कि आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया लेकिन इसमें कोई डिटेल्स कैप्चर नहीं होते थे। अब इसमें कौन बंदा स्टैम्प पेपर लेता है, उसका नाम, आर्टिकल किस पर्पज के लिए और अमाउंट, इसकी पूरी राशि की पूरी ऑडिट ट्रेल होती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वेरिफिकेशन। जो पहले हमने बोला था कि आपने जो स्टैम्प पेपर लिया आपको वेरीफाई, स्टॉक होल्डिंग ने किया कि आपने प्लेटफॉर्म पे सबको मिला दिया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, एंड यूजर, आप और मैं जो स्टैम्प पेपर बाय करते हैं, और कंज्यूमर्स ऑफ स्टैम्प्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इफ आई बाय स्टैम्प पेपर, मैं इस पे एक यूनिक नंबर होता है, उस नंबर से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि कब ये परचेज हुआ, क्या हुआ। सो देयर इज ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर, तो वी कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टैम्प पेपर। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट जो हम बहुत ही बड़ा इसका फायदा है कि रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टिल परपेचुइटी। परपेचुइटी तक क्या होता है कि मान लीजिए गॉड फॉरबिड आपका स्टैम्प पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया, जो ई स्टैम्प है, तो इसका रिकॉर्ड हमेशा हमारे सर्वर में रहता है। रिट्रीवल इज वेरी इजी। रिट्रीवल इज वेरी इजी। नॉट ओनली रिट्रीवल, कोई भी गवर्नमेंट में आपने जो दस्तावेज दे दिया उनको रेफरेंस लेने की आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, वी कैन फाइंड इट। सो इट हैज मेड लाइफ वेरी वेरी सिंपल। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट, बहुत हमने इसकी डिटेल अच्छे से समझी। बस जाते जाते मैं आपसे बहुत ब्रीफली समझना चाहती हूँ, बजट इज अराउंड द कॉर्नर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू स्टैम्प ड्यूटी ओनली। आपकी चैनल के माध्यम से हमारी अपील है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि 24 सेक्शन 24 में जो रिबेट मिलती है 2 लाख की ऑन इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग फॉर सर्विसिंग, यस, तो अगर उसकी लिमिट 2 लाख से 4 लाख तक बढ़ी जाए तो इससे काफी हाउसिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और दिस इज आवर रिक्वेस्ट एंड अपील थ्रू योर प्लेटफॉर्म एंड थ्रू योर चैनल टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर अमित दसी हमारे साथ आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। स्टॉक होल्डिंग के बारे में तमाम बारीकियां आपने समझाई। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही।